अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AB रज़ाक इन्फो। आज एक कमेंट बेस्ड क्वेश्चन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बहार आलम भाई ने कमेंट करके पूछा है कि हमारे RO प्लांट में जो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं वो कौन कौन सी हैं और उनका स्मार्ट सोल्यूशन क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचे। तो ये जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, उन्होंने ये सवाल किया है कि हमारे RO प्लांट में जो मेजर प्रॉब्लम्स आती हैं वो कौन कौन सी आ सकती हैं और उनका स्मार्ट सोल्यूशन क्या है। तो RO प्लांट में जो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब RO प्लांट प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट पे मुश्तमिल होता है। RO प्लांट के दो हिस्से होते हैं, प्री ट्रीटमेंट साइड, पोस्ट ट्रीटमेंट साइड। मतलब हाई प्रेशर पंप से पहले जो मल्टीमीडिया फिल्टर है, कार्बन फिल्टर है, कार्ट्रिज फिल्टर है, उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, ये प्री ट्रीटमेंट साइड है। ठीक है, रॉ वाटर की अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो हो गया। इसी तरह से अगर हाई प्रेशर पंप से के बाद की बात हो रही है मेम्ब्रेन्स की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ट्रीटमेंट बोलते हैं। प्री ट्रीटमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ हमारी यूं समझिए कि नाअहली की वजह से, मतलब सुस्ती की वजह से, या कुछ वैसे भी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। मेजर प्रॉब्लम जो प्री ट्रीटमेंट साइड पे क्या आती हैं, जैसे हमारे मल्टीमीडिया फिल्टर, कार्बन फिल्टर लगे हुए होते हैं, उनकी क्या मतलब अगर वो 24 आवर्स चलते हैं, किसी बड़े प्लांट पे RO प्लांट लगे हुए हैं, वहाँ पे किसी पावर प्लांट में RO प्लांट लगे हुए हैं, तो वहाँ पे तो वो RO प्लांट 24 आवर्स चलते हैं। 20 घंटे तो मस्ट चलते ही चलते हैं। वो मतलब तब बंद होंगे जब उनके प्री ट्रीटमेंट जितने भी फिल्टर हैं, मल्टीमीडिया फिल्टर है, कार्बन फिल्टर, उनको बैक वॉशिंग मोड पे लगाने के लिए जो है ना, उसको RO को बंद किया जाएगा, अदरवाइज वो चलते रहते हैं। तो होता क्या है, जो प्री ट्रीटमेंट साइड में जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, होता क्या है कि हम बैक वॉश प्रॉपर नहीं करते, मल्टीमीडिया की बैक वॉश प्रॉपर नहीं करेंगे। एक तो फ्लो कम हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, डिफरेंशियल प्रेशर बढ़ेगा। जब डिफरेंशियल प्रेशर बढ़ेगा तो टोटल फ्लो भी कम हो जाएगा। उसके बावजूद ध्यान नहीं दिया जाता तो रिजल्ट क्या निकलता है, उस फिल्टर के अंदर नोजल्स लगी हुई होती हैं। ठीक है, शावर टाइप नोजल्स लगी हुई होती हैं, उन्हीं से ही पानी जो है ना वहां से पास होके आगे जाता है। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से वो नोजल्स क्या होती हैं, अंदर टूट जाती हैं। तो जो मीडिया है हमारा, उसके अंदर 3-4 किस्म का मीडिया होता है, सैंड, ग्रेवल्स, एंथ्रासाइड, इस तरह के से बेड बने हुए होते हैं। तो जब नोजल टूट गई है तो क्या होगा, तो मीडिया पास होना शुरू हो जाएगा। अब देखें, एक छोटी सी लापरवाही की वजह से, प्रॉपर बैक वॉश ना करने की वजह से प्रेशर इंक्रीज हुए और नोजल्स फट गए। अब नोजल टूट गई हैं तो क्या होगा, मीडिया पास होगा तो क्या होगा, कार्ट्रिज साइड पे आएगा, कार्ट्रिज फिल्टर में आएगा। अगर नोजल्स कहीं से थोड़ी सी क्रैक होगी तब भी मीडिया वहां से पास होके आ जाएगा। तो कार्ट्रिज फिल्टर में क्या होगा, कार्ट्रिज फिल्टर में आके वहां स्टक होगा तो कार्ट्रिज जल्दी से गंदे होंगे। यार पानी गंदा आ रहा है, पीछे जो हमारा रॉ वाटर है ना उसकी थोड़ा क्वालिटी खराब आ रही है, लेकिन उसे चेक नहीं करना भाई। उसे चेक करें, आप देखें कि भाई ये मीडिया है, उसे देखें कि हमारा सैंड है, ग्रेवल है, एंथ्रासाइड है, कहाँ से आ रहा है, ये कोई फिल्टर तो नहीं टूटा हुआ। मतलब पूरी अगर उसे ध्यान से आप उसको इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्टक हो रहा है यहाँ पे, ये मीडिया है और पीछे क्या प्रॉब्लम है वो आपको ओपन करके वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा मीडिया निकालना पड़ेगा, उसमें फिर नोजल चेक करनी पड़ेंगे, नई लगाने पड़ेंगे। तो बेहतर यही है कि आप किसी भी बड़ी इंडस्ट्री में हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी बड़े प्लांट में हैं या कहीं भी हैं, कोई छोटा प्लांट है या बड़ा प्लांट है, बैक वॉश बहुत ज़रूरी होती है। प्री ट्रीटमेंट सेक्शंस की प्रॉपर बैक वॉश किया कीजिए। ठीक है, आजकल तो ऑटोमेशन सिस्टम है, पूरा ऑटो पे भी बैक वॉश हो जाती है, लेकिन कुछ बड़े प्लांट में भी जो है ना मैनुअल भी बैक वॉशिंग होती है। तो वो इस चीज़ का ध्यान रखा कीजिए कि मैनुअल बैक वॉशिंग लाजमी टाइम टू टाइम करते रहा कीजिए। इसी तरह से क्या होता है कि एंटी स्केलेंट आगे वर्क ना करना। एंटी स्केलेंट जब वर्क नहीं करता तो आगे जो मेम्ब्रेन्स का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उसके एक तो प्रेशर इंक्रीज होगा, फ्लो कम होगा, दूसरा मेम्ब्रेन में स्केलिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, स्केलिंग के चांसेस होंगे। और प्रोडक्ट के TDS भी कहेंगे, यार प्रोडक्ट के TDS तो 2-3 थे, प्रोडक्ट के TDS क्यों ज़्यादा आने लग गए। तो जब मेम्ब्रेन के अंदर स्केलिंग होती है ना, जब डिपोजिशन होती है साल्ट्स की, तो वो जमा होते होते ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद जब
TDS हमारे ज़्यादा आते हैं, उसकी रीज़न यही होती है तो कि वो साल्ट पास करना शुरू कर देता है मेम्ब्रेन की सरफेस पे, वो साल्ट पास होना मतलब प्रोडक्ट में जाना शुरू हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है हमारे प्रोडक्ट के TDS ज़्यादा आ रहे होते हैं। इसलिए एंटी स्केलेंट की वक्तन फ़वक्तन आप चेक करें, अपने पैरामीटर चेक करें, प्रोडक्ट के TDS चेक करें, इसी तरह से और मेम्ब्रेन का इन प्रेशर चेक करें, आउट प्रेशर चेक करें, उसका डिफरेंशियल प्रेशर आप चेक करें कि मज़ीद बाद की परेशानी से आपको बचना, मतलब आप बच सकें। ये ना हो कि आप पहले स्केलिंग करवा लें उसके बाद फिर जाहिर बात है यही होगा ना कि आपको CIP की तरफ आना पड़ेगा, क्लीन इन प्लेस केमिकल क्लीनिंग की तरफ आना पड़ेगा। वहाँ पे आपको फिर ये प्रिडिक्ट करना है कि यहाँ पे एसिडिक क्लीनिंग की ज़रूरत है, अल्कलाइन क्लीनिंग की ज़रूरत है, आपका फॉलिंग की वजह से अंदर मसला आया हुआ है या स्केलिंग की वजह से आया हुआ है। अगर तो आपके प्रेशर्स बढ़े हुए हैं लेकिन प्रोडक्ट के TDS ज़्यादा नहीं आ रहा, इसका मतलब है आपका फॉलिंग का इशू है। अगर तो आपके प्रोडक्ट के TDS भी ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब है आपके स्केलिंग का इशू है, तो आपको एसिडिक क्लीनिंग करनी चाहिए। और केमिकल सबसे इम्पॉर्टेंट है, केमिकल की डोजिंग RO प्लांट में सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर केमिकल की डोजिंग प्रॉपर नहीं हो रही तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके RO प्लांट में आ सकते हैं। मल्टीमीडिया फिल्टर से पहले हम क्या करते हैं, क्लोरीन डोज करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड की फॉर्म में हम डोज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि मल्टीमीडिया में किसी किस्म की फॉलिंग के इश्यूज ना हो। बैक्टीरियल फॉलिंग की बात हो रही है, ठीक है, वो भी अगर जो हमारे नोजल्स होती हैं वहाँ पे भी बैक्टीरियल फॉलिंग हो जाएगी तो फ्लो कम हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल होगी। इसलिए हम ट्रीटमेंट सेक्शन में क्या करते हैं, पहले मेम्ब्रेन अपना जो हमारा क्लोरीन है वो डोज करवाते हैं उसके अंदर, ठीक है, ताकि मल्टीमीडिया में प्री ट्रीटमेंट सेक्शन में किसी तरह की बैक्टीरियल फॉलिंग ना हो। उसके बाद हम SMBS सोडियम मेटाबाइसल्फाइड डालते हैं। अब सोडियम मेटाबाइसल्फाइड नहीं डालेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। उसकी रीज़न क्या है, वही क्लोरीन जो आपने डाली थी उसने बैक्टीरियल कंटेमिनेशन को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन वो मेम्ब्रेन में नहीं जानी चाहिए वो क्लोरीन। अगर वो मेम्ब्रेन में चलेगी, क्योंकि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मेम्ब्रेन में जाके वो ऑक्सीडेशन करेगा, जिससे क्या होगा, मेम्ब्रेन तबाह हो सकती है, मेम्ब्रेन के पोर साइज इंक्रीज हो सकते हैं, जिस वजह से क्या होगा, आपके जो प्रोडक्ट के TDS हैं वो ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये केमिकल कोई मामूली चीज़ें नहीं होती, ये इन सबकी एक वर्किंग है, ठीक है, इसीलिए डोज किए जाते हैं। इसी तरह एंटी स्केलेंट है, वो डोज नहीं करेंगे तो आप घंटे बाद देखिएगा, अपने प्रेशर देखिएगा, अपने मेम्ब्रेन की कंडीशन देखिएगा। इसी तरह से बाद में तो खैर प्रोडक्ट वाटर की बात हो रही है, बाद में हम फिर उसमें क्लोरीन डालते हैं ताकि फ्री क्लोरीन जो है ना 0.2 से 0.5 उसमें एडजस्ट जो है ना मेंटेन रखते हैं, ताकि बाद में कोई बैक्टीरियल कंटेमिनेशन के चांसेस ना हो। इसी तरह से pH को बूस्ट करने के लिए हम जो है ना Na सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, लेकिन उससे पहले जो डालते हैं वो मेम्ब्रेन और RO प्लांट की प्रोटेक्शन के लिए ही ये केमिकल डाले जाते हैं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।